अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ उमर अली। तो आज हम आपके साथ एक लेटेस्ट अपडेट शेयर करने जा रहे हैं। तो फाइनली प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध ने अपनी लेटेस्ट जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी है, जिसमें इनके पास 283 वैकेंट सीट्स मतलब खाली पोजीशंस हैं। चलें हम आपको अभी एडवर्टाइजमेंट ए टू जेड तक रीड करके बताते हैं कि इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है और ये कौन कौन सी जॉब्स ऑफ़र कर रहे हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम पाकिस्तानी नेशनल्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ सिंध प्रोविंस फॉर द अपॉइंटमेंट अगेंस्ट द फॉलोइंग वैकेंट पोस्ट ऑफ पर क्राइटेरिया ऑन रेगुलर बेसिस इन द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध कराची। अच्छा, तो ये बोल रहे हैं कि भाई जो भी हमारी बहन या भाई अप्लाई करेंगे उनकी मस्ट जो है नेशनलिटी पाकिस्तान की होनी चाहिए। और सेकंड बात ये है कि ये जॉब से ये सिंध वालों के लिए हैं, तो उनका जो डोमिसाइल है वो सिंध का ही होना चाहिए। ठीक है, सिंध कराची का। हम देखते हैं कि ये कौन कौन सी जॉब्स ऑफ़र कर रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है कॉन्स्टेंट पीएसी, जो 19वें ग्रेड की जॉब है। जो इनकी क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस वो मांग रहे हैं कि 16 साल की आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब आप जैसे यूनिवर्सिटी की डिग्री फर्स्ट डिवीज़न में निकलती है, सेकंड में या थर्ड में, इनकी रिक्वायरमेंट है कि आपकी सेकंड डिवीज़न तक लाजमी होनी चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड हो वो एचईसी की यूनिवर्सिटी से या पीईसी की। अच्छा, आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा या प्लस पॉइंट होगा जब फाइनल लिस्ट लगेगी। अच्छा, सिर्फ इसकी एक ही जॉब है, इसकी एक ही पोस्ट है और इसकी जो एज लिमिट बताई है वो है 22 से लेकर 28 साल तक। नंबर सेकंड पे आता है कि असिस्टेंट सेक्रेटरी, ये है 18वीं ग्रेड की जॉब है। इनके अभी यही क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस है कि 16 साल की आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, सेकंड डिवीज़न में होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, मगर इसमें 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, जो आपके लिए एडवांटेज साबित होगा या प्लस पॉइंट होगा। अच्छा, इसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो 5 हैं और इसमें एज लिमिट है वो 22 से 28 है। फिर आता है हमारे पास डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो है 18वें ग्रेड की जॉब। इसमें इनकी जो क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो है कि बीसीएस, बीएस, बीई 4 साल की डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और एमबीए, एमआईएस फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। एटलीस्ट आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में। इसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट एक ही है सिर्फ और इसकी एज लिमिट 22 से लेकर 28 साल है। फिर आता है हमारे पास रिपोर्टर, जो वो है वो भी बीपीएस 18वें ग्रेड की है। इसमें भी इन्होंने जो बताया है कि रिक्वायरमेंट इनको चाहिए वो है 16 साल की एजुकेशन, सेकंड डिवीज़न में होनी चाहिए, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में, जो आपके लिए एडवांटेज साबित होगा। इसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट 5 है और इसकी एज लिमिट है 22 से लेकर 28 तक। फिर आता है हमारे पास आता है असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी बीपीएस 17वें ग्रेड की जॉब है। इसमें हमारे पास बीसीएस, बीएस, बीई 4 साल की होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस में या एमबीए में या एमआईएस एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। एक्सपीरियंस आपके पास इन्होंने बताया नहीं है कि आपके पास कितना होना चाहिए, बस आपके पास होना चाहिए एक्सपीरियंस गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर का, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। इसकी सिर्फ 3 जॉब्स हैं और एज लिमिट सबकी सेम ही है 22 से लेकर 28 तक। फिर आता है हमारे पास नंबर 6 पे असिस्टेंट सेक्रेटरी, बीएस 17वें ग्रेड की जॉब, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास किसी भी डिग्री में, एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न से होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। एक्सपीरियंस इन्होंने बताया नहीं है कि बस आपके पास होना चाहिए कुछ महीनों का या कुछ सालों का पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में। इसकी जो है 5 जॉब्स हैं और एज लिमिट है 22 से लेकर 28 तक। फिर आता है नंबर 7 पे असिस्टेंट डायरेक्टर नेटवर्क, जो है बीपीएस 17वें ग्रेड की जॉब। इसमें इन्होंने जो बताया है बीसीएस, बीएस, बीई 4 साल की डिग्री होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस में विथ मेजर इन कंप्यूटर नेटवर्क फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। Certification System Engineering, Network Engineering will be added advantage. CCN candidate will be preferred. Experience in government एंड प्राइवेट सेक्टर विल बी एडेड एडवांटेज। अच्छा, इन्होंने ये बताया कि आपके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए और मेजर फील्ड में होनी चाहिए, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क हो गया या फिर हमारे पास सिस्टम इंजीनियरिंग हो गया या नेटवर्क इंजीनियरिंग हो गया, इनमें होनी चाहिए।
ठीक है। और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में एक्सपीरियंस होना चाहिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसकी सिर्फ 2 जॉब्स हैं, एज लिमिट 22 से लेकर 28 तक है। नंबर 8 पे असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जॉब है, 7वें ग्रेड की, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग 4 साल की होनी चाहिए इन रिक्वायर्ड डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग। अच्छा, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में होनी चाहिए, ठीक है। HEC से रिकॉग्नाइज्ड हो और एक्सपीरियंस हो आपके पास, कुछ भी इन्होंने बताया नहीं है यहाँ पे एक्सपीरियंस कितना, बस आपके पास होना चाहिए। इसकी सिर्फ 2 ही सीट्स हैं और एज लिमिट 20 से लेकर 28 तक है। फिर आता है हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर। इसकी जॉब है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी 2nd डिवीज़न से, रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में। इसकी सिर्फ एक ही जॉब है, एज लिमिट 20 से लेकर 28 है। फिर आता है हमारे पास एडिटर ऑफ डेटाबेस। ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए 2nd डिवीज़न में, रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसकी भी रिक्वायरमेंट सेम ही है बिल्कुल। इसकी सिर्फ नंबर ऑफ़ सीट 1 है और एज लिमिट है 20 से लेकर 28 तक। फिर आता है हमारे पास लॉ ऑफिसर, जो 7वें ग्रेड की जॉब है। इनके पास मस्ट लॉ की डिग्री होनी चाहिए, लॉ का टेस्ट भी इन्होंने पास किया होना चाहिए ऑफिशियली, और गवर्नमेंट या प्राइवेट इनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए लाजमी, जो इनके लिए एडवांटेज साबित होगा। अच्छा, लॉ की जो जॉब है वो सिर्फ एक है और एज लिमिट 20 से 28 तक है। फिर आता है पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, जो है 7वें ग्रेड की जॉब, ग्रेजुएशन होनी चाहिए 2nd डिवीज़न से, रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास गवर्नमेंट या प्राइवेट का। इसकी नंबर ऑफ़ जॉब 2 2 है सिर्फ और एज लिमिट है 20 से लेकर 28 तक। फिर आता है हमारे पास रिपोर्टर। इसकी 7वें ग्रेड की जॉब है, ग्रेजुएट होना चाहिए 2nd डिवीज़न से, वही सारी इनकी रिक्वायरमेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। 2 इनकी सिर्फ जॉब्स हैं, 20 साल से लेकर 28 साल तक के लिए। 28 साल के जो भी हैं लड़के लड़कियां, मेरी भाई बहन, वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है असिस्टेंट। इसमें 16वें ग्रेड की जॉब है, ग्रेजुएट विद 2nd डिवीज़न फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अच्छा, इसमें सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए 2nd डिवीज़न तक, इसमें कोई इन्होंने एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा है। इसकी जो माशाल्लाह नंबर ऑफ़ जॉब्स वो सबसे ज़्यादा हैं, 25 हैं, और इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से लेके 28 है। मतलब इसमें काफ़ी हद तक चांसेस रहेंगे सिलेक्शन के। फिर आता है हमारे पास असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर, जो है 16वें ग्रेड की जॉब, ग्रेजुएशन विद 2nd डिवीज़न फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वही मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए, डिग्री होल्डर लाजमी होना चाहिए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसकी नंबर ऑफ़ जॉब्स 4 हैं, एज लिमिट है 18 से लेकर 28 तक। फिर आता है हमारे पास असिस्टेंट रिकॉर्डिंग ऑफिसर। अच्छा, इनकी भी ग्रेजुएशन लाजमी होनी चाहिए 2nd डिवीज़न से, रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अच्छा, इसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट एक ही है, सिर्फ एज लिमिट 18 से लेकर 28 तक है। अच्छा, इन्होंने ये भी कुछ रिक्वायरमेंट है कि गुड रिटन इन ओरल कम्युनिकेशन, मतलब राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, और ओरल मतलब हम जैसे बातचीत कर रहे होते हैं वर्बली इंग्लिश में, वो अच्छी होनी चाहिए। और फिर आता है स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, और आपके पास मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन होने चाहिए। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो भी होनी चाहिए। फिर आती है हमारे पास सब एडिटर ऑफ डेटाबेस, जो 16वें ग्रेड की जॉब है, ग्रेजुएट विद 2nd डिवीज़न फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। इसकी नंबर ऑफ़ जॉब है वो 2 हैं, सिर्फ 18 से लेके 28 साल की एज लिमिट है। फिर आता है हमारे पास असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफिसर, जो 16वें ग्रेड की जॉब है, जो है ग्रेजुएट विद 2nd डिवीज़न होना चाहिए, फिजिकली फिट एंड साउंड, मतलब इसमें फिजिकली फिट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू योर BMI। इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 28 तक है, सिर्फ इसकी 2 ही जगह खाली हैं इनके पास। फिर आता है असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जो है 16वें ग्रेड की जॉब, ग्रेजुएट होना चाहिए, मस्ट लाजमी है भाई, ग्रेजुएट तो इनकी मस्ट है ना, और 2nd डिवीज़न में होनी चाहिए आपकी लाजमी लाइब्रेरियन साइंस में फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ही HEC से होनी चाहिए। इसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट 3 है और एज लिमिट है 18 से लेकर 28 तक। फिर आ रहे हैं हमारे पास फ़ोटोग्राफ़र, जो है 14वें ग्रेड की जॉब, ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। आपके पास लाजमी सर्टिफिकेट, कोर्स या डिप्लोमा फ़ोटोग्राफ या वीडियोग्राफी में लाजमी होना चाहिए, और कैंडिडेट के पास लाजमी एक्सपीरियंस हो। अच्छा, इसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट सिर्फ 2 हैं, 18 से लेकर 28 साल इसकी एज लिमिट है। फिर हमारे पास आता है जूनियर स्केल, जो है 14वें स्केल की जॉब। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अभी इंटरमीडिएट की जॉब्स शुरू हो चुकी हैं, ठीक है।
इसमें इंटरमीडिएट आपकी होनी चाहिए रिकग्नाइज्ड बोर्ड से, सिंध के बोर्ड से होनी चाहिए। जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए। किस में अच्छी होनी चाहिए? उर्दू सिंधी में होनी चाहिए, इंग्लिश में होनी चाहिए। इसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं 28। एज लिमिट है वो है 18 से लेके 28 तक। फिर हमारे पास है सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जो है 14वें ग्रेड की स्केल की जॉब। इसमें हमारे पास 3 साल का एटलीस्ट डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग फील्ड में, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से रिकग्नाइज्ड होना चाहिए टेक्निकल एजुकेशन से, सिंध और इक्विवेलेंट जो भी हो, ठीक है। 10 इसकी नंबर ऑफ पोस्ट हैं। एज लिमिट है 18 से लेकर 28 तक। फिर आता है हमारे पास सब इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स। ऊपर वाला इलेक्ट्रिकल था, ये है इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें भी ये भी 14वें स्केल की जॉब है। इसमें भी हमारे पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए लाजमी, और रिकग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो सिर्फ 2 हैं। 18 से लेकर 28 तक एज लिमिट है। फिर आ रहा है हमारे पास फ़ोटोग्राफ़र, जो है 13वीं स्केल की जॉब है। इसमें हमारे पास ग्रेजुएट होना चाहिए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, सेकंड डिवीज़न से। सर्टिफिकेट आपके पास लाजमी होना चाहिए फ़ोटोग्राफी में या वीडियोग्राफी में। और कैंडिडेट के पास इस मतलब वीडियो एडिटिंग वगैरह का या कुछ भी है फ़ोटोग्राफ़र का एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए। इसकी नंबर ऑफ पोस्ट सिर्फ एक ही है, 18 से 28 साल के एज लिमिट है। फिर आता है हमारे पास डेटा एंट्री ऑपरेटर 12वें ग्रेड की जॉब है। इंटरमीडिएट होनी चाहिए आपकी, किसी भी बोर्ड से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए आईटी में, या किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने किया हुआ हो, और आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। जो नंबर ऑफ पोस्ट सिर्फ एक ही है। एज लिमिट है 18 से लेकर 28 तक। फिर हमारे पास आता है जूनियर क्लर्क। जूनियर क्लर्क है हमारे पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए, एमएस ऑफिस का डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए उनके पास, या टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए इन इंग्लिश में। अच्छा, इसकी नंबर ऑफ पोस्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, 52 हैं। एज लिमिट 18 से लेकर 28 साल है। फिर आता है लेडी सेक्रेटरी असिस्टेंट। माशाल्लाह ये हमारी बहनों के लिए बहुत अच्छी जॉब है। इंटरमीडिएट होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड से, और फिजिकली फिट एंड साउंड होनी चाहिए। मतलब उनकी बीएमआई बॉडी के लिहाज से उनका वेट वगैरह हर एक चीज़ सही होनी चाहिए लाजमी। इसकी नंबर ऑफ पोस्ट सिर्फ एक है, 18 से लेकर 28 साल की इसकी एज लिमिट है। फिर आता है हमारे पास सीनियर प्रूफ रीडर, जो है 11वें स्केल की जॉब। इसमें भी हमारे पास इन्होंने ये बताया कि सिर्फ आपकी इंटर होनी चाहिए। इसकी नंबर ऑफ पोस्ट सिर्फ एक है, 18 से लेकर 28 साल। फिर आता है हमारे पास जूनियर ट्रांसलेटर, जो है 11वें स्केल की जॉब है। वो आपके पास इन्होंने ये बताया कि बस आपकी इंटर ही होनी चाहिए, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ पोस्ट 5 है, एज लिमिट है 18 से लेकर 28 साल। फिर हमारे पास आता है केयर टेकर, जो है 9वें ग्रेड की जॉब है। आपके पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 साल का केयर टेकर का। फिर नैनी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा, हॉस्टल वगैरह, गवर्नमेंट हॉस्टल वगैरह का भी हो, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है एक्सपीरियंस। जिसकी नंबर ऑफ पोस्ट 14 है, 18 से लेकर 28 साल इनकी एज लिमिट है। फिर आता है ट्रैफिक कंट्रोलर, जो है 9वें ग्रेड की जॉब है। मतलब जो ट्रैफिक पुलिस होती है, इसमें इंटरमीडिएट आपकी लाजमी होनी चाहिए बस। इसकी नंबर ऑफ पोस्ट 4 है, 18 से लेकर 28 साल। फिर आता है सिक्योरिटी असिस्टेंट, जो है 9वें ग्रेड की जॉब पे। इंटरमीडिएट होनी चाहिए आपकी, रिकग्नाइज्ड बोर्ड से लाजमी, और फिजिकली फिट एंड साउंड होने चाहिए। मतलब आपकी बॉडी वगैरह हर एक चीज़ सही हो, अकॉर्डिंग टू योर बीएमआई, आपका वेट वगैरह ज़्यादा ना हो। इसकी नंबर ऑफ पोस्ट माशाल्लाह 20 है, 18 से लेकर 28 साल इसकी एज लिमिट है। फिर आता है हमारे पास सिक्योरिटी सुपीरियर, 9वें ग्रेड की स्केल की जॉब है। इसमें भी हमारे पास इंटरमीडिएट रिकग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए, फिजिकली फिट एंड साउंड हो। नंबर ऑफ़ पोस्ट हमारे पास 10 हैं, 18 से लेकर 28 साल के नौजवान मेरी बहनें या भाई अप्लाई इसमें कर सकते हैं। फिर आता है जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट, जो है 7 ग्रेड की स्केल की जॉब है। इसमें हमारे पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए बस, और फिजिकली फ़िट हों आप। और इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो है 19 है, 18 से लेकर 28 जो है इसकी एज लिमिट है। फिर आता है वॉच एंड वार्ड असिस्टेंट, जो 7वें ग्रेड की स्केल है। आपके पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए, रिकग्नाइज बोर्ड से, फिजिकली फ़िट हों आप। इसकी सिर्फ 2 ही जॉब्स हैं, 18 से लेकर 28 साल इसकी एज लिमिट है। फिर आता है एयर कंट्रोलर प्लांट ऑपरेटर, जो डिप्लोमा एसोसिएट होना चाहिए हमारे पास। इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 10 हैं, और 18 से लेकर 28 साल की एज लिमिट है।
फिर आता है ऑडियो सिस्टम कीबोर्ड ऑपरेटर, जो है 5वें स्केल की जॉब है। इसमें हमारे पास सिर्फ मैट्रिक होनी चाहिए और 6 महीने का आपके पास CIT का डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें सिर्फ मैट्रिक ही इनकी रिक्वायरमेंट है और ज़्यादा नहीं है। इसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट सिर्फ एक ही है, 18 से लेके 28 साल इसकी एज लिमिट है। फिर आता है हमारे पास कारी आता है माशाल्लाह, जो 5वें स्केल की जॉब है। डिग्री होनी चाहिए हाफ़िज़ कुरान की, जो भी इनकी होती है, ये जो है रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए गवर्नमेंट की। और इनकी जो कारी की हैं जॉब्स हैं वो है 4, एज लिमिट है 18 से 28 तक। फिर आता है ट्रैफिक कंट्रोलर असिस्टेंट, जो है 5वें ग्रेड की जॉब है। इसमें हमारे पास जो तालीम एजुकेशन इन्होंने बताई है कि आपकी 10वीं होनी चाहिए रिकग्नाइज्ड बोर्ड से, फिज़िकली फ़िट होने चाहिए आप, और आपके साउंड। और नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं 10 हैं, 18 से लेके 28 तक। तो ये सारी इनकी जॉब्स थी जो मैंने आपको A to Z तक डिटेल में बताई हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होंगी। अच्छा, इन्होंने इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया है कि आपकी एज ऊपर नीचे हो सकती है, इतना मैटर नहीं करता। अच्छा, अभी हाउ टू अप्लाई, आपने अभी अप्लाई कैसे करना है, अभी हम इस पे आ जाते हैं। प्लीज़ डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिपॉजिट स्लिप फ्रॉम PTS वेबसाइट, पे दी प्राइजेबल टेस्ट फ़ी इन दी कंट्री वाइड ऑनलाइन ब्रांच ऑफ HBL एंड UBL। इन्होंने ये कहा है कि आप डाउनलोड फॉर्म करें और डाउनलोड चालान भी करें ये वाली वेबसाइट से, और जो टेस्ट की मुनासिब फ़ी है वो आप किसी भी ऑनलाइन या HBL या UBL में आप पे कर सकते हैं। ठीक है। प्लीज़ सेंड फुल फिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ पेड कॉपी ऑफ द PTS डिपॉजिट स्लिप इन ओरिजिनल ऑफ PTS हेडक्वार्टर। अच्छा, इन्होंने ये वाली बात बहुत ध्यान से सुननी है कि इन्होंने ये कहा है कि डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म आप उसे अपने हाथ से फिल करेंगे। हाथ से फिल करने के बाद जो चालान होगा ना, आपने किसी भी बैंक में ऑनलाइन वगैरह पे किया होगा, अगर आपने ऑनलाइन पे किया होगा UBL बैंक वगैरह में, आपने स्क्रीनशॉट ट्रांजेक्शन का लेके उसे प्रिंट आउट करवा के वो आपने उसकी कॉपी अटैच कर देनी है फॉर्म के साथ। या अगर आप किसी वही फॉर्म अगर डायरेक्ट डाउनलोड करके आप डायरेक्ट किसी बैंक वगैरह में जमा करवाते हैं तो वहाँ से भी उनकी जो रसीद मिलेगी वो लेकर फ़ोटोकॉपी करा कर उसके साथ अटैच करवा के आपने इनकी वो TCS करनी है ये वाले एड्रेस पे इस्लामाबाद। ठीक है। PTS shall not be held responsible for a late delivery of application from through any cases। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि PTS की कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म अगर देर से हो गया है तो उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। ठीक है। अभी देखिए, मैं आपको एक चीज़ हाईली रेकमेंड करूँगा कि आप जल्द से जल्द ये फॉर्म फिल करें और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हम आपके साथ अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह शेयर कर देते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की गाइडलाइंस चाहिए होंगी हम आपको वहाँ भी प्रोवाइड करेंगे। और आप कोशिश करें कि या इससे ना पोस्ट कर दें, ज़्यादा TCS वाले खर्चे में ना पड़ें आप। TCS 1 से 2 दिन लेता है TCS, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट 3 दिन या 4 दिन ले लेगा। उसमें आपके पैसे भी कम लगेंगे, इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। और फिर आता है हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म इम्प्रॉपरली फिल्ड नहीं होना चाहिए, आपका गैर मुकम्मल नहीं होना चाहिए। आपकी जो अगर आपका सही तरीके से वो फिल नहीं होगा तो ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। If candidate is interesting to apply for more of one post, a separate application form along with the paid copy of the deposit slip is to be submitted। अच्छा, इसमें ये इन्होंने बताया कि अगर एक शागिर्द एक से ज़्यादा जॉब्स में अप्लाई करना चाहता है, जैसे मैंने जूनियर क्लर्क के लिए भी किया है, मैं उसके लिए कारी के लिए भी करना चाह रहा हूँ तो वो कर सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। बस ये कि उनको चालान की फ़ी अलग अलग पे करनी होगी। जो जितनी भी जॉब्स के लिए आप अप्लाई करेंगे उन सब की आपको चालान की फ़ीस अलग अलग ही पे करनी होगी। एक चालान की सिर्फ फ़ी एक के लिए है, अगर आप 2 फॉर्म फिल करेंगे उसके लिए आपको 2 फीसें पे करनी होंगी। देन आता है टेस्ट फ़ी नॉट बी रिफंडेबल एंड द नॉट ट्रांसलेटेबल। अच्छा, इन्होंने ये कहा कि टेस्ट की फ़ीस आपको वापस नहीं मिल सकती, ना ही आपको ट्रांसफ़र की जाएगी आपको। ठीक। और लास्ट डेट इसकी जो है वो है 8 अगस्त 2023 है। तो होपफुली अभी हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र की तरफ। क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद ये जो लिंक है इनकी वेबसाइट की वो मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अभी आपको इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं कि सारी ये वही जॉब्स हैं जो मैंने आपको पढ़ के बता दी एडवर्टाइजमेंट में। आप चाहें तो दोबारा भी रीडेबल कर सकते हैं। देन उसके बाद ये देखें, इसकी जो लास्ट डेट है वो 8 अगस्त है। टेस्ट प्रिपरेशन आप करना चाहें वो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ।
इस न्यू टैब ओपन हो रहा है, थोड़ा लोडिंग में टाइम ले रहा है ये देखें। यहाँ आप इनके टेस्ट की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। अच्छा, आप फॉर्म फिल करने के बाद ये टेस्ट भी आपका लेंगे, वो इंशाल्लाह होपफुली आपको वो टेस्ट भी अच्छे तरीके से अच्छे स्कोर से पास करना है। अच्छा, यहाँ से आप जो भी वो टेस्ट का क्राइटेरिया होगा वो आप यहाँ से उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। अभी हम आ जाते हैं, आपको डाउनलोड फॉर्म करके दिखाते हैं। आपने चले जाना एप्लीकेशन फॉर्म के आगे डाउनलोड हेयर पे। डाउनलोड हेयर के बाद आपने यहाँ इनका न्यू एक टैब ओपन हो गया, यहाँ से आप अपनी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे जो जो जिस जॉब के लिए आप फॉर एग्जांपल अप्लाई कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ 7वें ग्रेड के लिए अप्लाई, असिस्टेंट डायरेक्टर नेटवर्क के लिए। मैंने यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दिया। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद मेरे पास फॉर्म डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड होने के बाद ये मेरा अभी मैं इसे आपको फॉर्म दिखाता भी हूँ ये किस तरीके का फ़ॉर्म है। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ फॉर्म को। फॉर्म मेरा ओपन हो रहा है। ये मेरे पास फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, आप देख सकते हैं। इधर हर चीज़ लिखी हुई है इनकी। यहाँ आपने अपना फुल नेम लिखना है कैपिटल में, बड़े अल्फाजों में। फादर का भी नाम जो लिखना है आपने बड़े अल्फाज में लिखना है। यहाँ पे आपने अपनी एक फ़ोटो लगा लेनी है। देन आपका जो जेंडर है, CNIC नंबर, CNIC ये आपका जो भी नंबर वगैरह CNIC आपने वो देना है। मोबाइल नंबर दोनों देने हैं आपने। अपना ईमेल एड्रेस देना है। परमानेंट एड्रेस आपको अपना देना है। डोमिसाइल आपका जो कौन से प्रोविंस का है, सिंध का है। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, फॉर एग्जांपल हैदराबाद, आपने हैदराबाद लिख लेना है। फिर आपका मज़हब कौन सा है, मुस्लिम है अल्हम्दुलिल्लाह, आपने ये लिख देना है। या अगर नॉन मुस्लिम है वो यहाँ पे लिख लें। डिसेबिलिटी जो भी आपकी वो यहाँ आप लिख लें। फिर आप अभी करंट आपकी क्या है, आप एम्प्लॉय हैं या जॉबलेस है, वो सारा आपने यहाँ टिक कर देना है पेन से। फिर ये आता है इनका ये आ रहा है हमारे पास, आपने कौन सा टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है। ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखें, एक मरतबा जो आपने सेंटर सेलेक्ट कर लिया देन आप उसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं अपना हैदराबाद रखना चाह रहा हूँ तो मैं हैदराबाद पर टिक कर दूँगा। फिर उसके बाद जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब का जो एडवर्टाइजमेंट में क्राइटेरिया दिया हुआ है एजुकेशन का, उसके हिसाब से आपने फॉर एग्जांपल मैंने करना हो HEC की बेस पे अप्लाई। ठीक है। मैंने अपने HEC की यहाँ लिख दिया, बोर्ड का नाम, कौन से साल में मैंने की है, मेरे कितने नंबर आए थे, टोटल कितने नंबर हैं, परसेंटेज कितनी बनी, डिवीज़न ग्रेड कौन सा है और मेरे बोर्ड का नाम क्या है। ठीक है। अब जैसे इंटर लास्ट मेरा, अभी मैं दोबारा वही इसमें कर दूँगा, मेरा FSC पासिंग ईयर जो भी है आपका वो लिख लें आप। जितने भी आपको नंबर मिले, टोटल नंबर कितने मिले, आपका परसेंटेज क्या है, ग्रेड क्या बना है, आपके बोर्ड का नाम क्या है। मतलब जितनी आप क्वालिफ़िकेशन, आप जितना ज़्यादा ग्रेड के लिए अप्लाई करेंगे, जो जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको सारी यहाँ फिलअप करनी होगी। ठीक है। फिर आ जाते हैं अदर्स पे। ये आपको जैसे मैंने बताया ये प्लस पॉइंट्स होते हैं। जैसे आपने कोई सर्टिफिकेट वगैरह किया हो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसका इंस्टीट्यूट का नाम जहाँ से आपने किया हुआ डिप्लोमा जिसमें आपने सर्टिफिकेट वगैरह किया उसका कितने ड्यूरेशन है, उसकी टाइम ड्यूरेशन वो यहाँ पे आप लिख लें। टोटल ड्यूरेशन कितनी थी, कितने महीनों का था, वो यहाँ पे आप लिख लें। अगर आप जॉब होल्डर वगैरह हैं तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह है या था तो आप वो भी यहाँ लिख सकते हैं। कौन से इंस्टीट्यूट, कौन से इदारे में आप काम करके हैं वो लिख लें। आपकी पोजीशन क्या थी, कितने टाइम में आपने काम किया और टोटल एक्सपीरियंस आपका कितना रहा वहाँ पे। अच्छा, ये इनके कुछ इंस्ट्रक्शंस है, आप काइंडली अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये आपने इन सारों को पे टिक कर देना है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा इसकी, जैसे ये देखें, कैंडिडेट मस्ट अटैच फ़ोटोकॉपी ऑफ देयर CNIC की फ़ोटोकॉपी आपने लाजमी अटैच करनी है। और इसके अलावा आपने जो भी आप ये भी पढ़ लीजिएगा आप मतलब जो भी आप एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जितनी भी आप, जैसे मैं कर रहा हूँ इंटरमीडिएट के लिए तो मुझे मैट्रिक की मार्कशीट और अपनी इंटर की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपियाँ भी उनको TCS करनी है। ठीक है। कैंडिडेट शुड बी डिटरमाइंड बेसिक एप्लीकेशंस, पर्सनल डेटा, डोमिसाइल, ये आपकी हर चीज़ सही होनी चाहिए। ठीक है। अगर ये इम्प्रॉपर होगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट वगैरह हो जाएगा। और फर्दर भी आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये इस बेसिस में सारी जो बेसिक चीज़ें वो मैंने आपको बता दी। जैसे ये देखें, डिपॉजिट टेस्ट फीस नॉट रिफंडेबल, नॉट ट्रांसफरेबल। ठीक है, ना वो रिफंड होगी आपको, ना ही वो ट्रांसफ़र होगी। देन आपने ये इनका एफिडेविट है थोड़ा, जैसे आप अपना यहाँ लिख लें, आई एम मैरिड सन ऑफ, जो भी आपके यहाँ वो लिख लें आप। यहाँ आप अपनी
फ़ोटो लगा लें। आपने यहाँ पे अपनी तारीख लिखनी है यहाँ पे, और आपने अपना थंब का इधर लगा लेना है। थंब आपके इंक वगैरह होगी उस पे, उस वो थंब पे इंक लगा के आप यहाँ पे कर सकते हैं, अपना थंब पे लगा सकते हैं निशान। फिर आप अपना सिग्नेचर करना है। फिर ये जो इनका एड्रेस है ना, इस एड्रेस को आपने पे स्केल वगैरह सीज़र से काट लेना है, इस पूरी इतनी लाइन को, ठीक है। काटने के बाद ये आ जाता है इनका फॉर्म नीचे। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर दें, मोबाइल पैसा से या बैंक से, ठीक है। ये इनकी HBL का है और ये इनका UBL का है। अच्छा, यहाँ पे आपने अपना फुल नेम लिखना है, फादर नेम, और आपका मोबाइल नंबर, CNIC नंबर वगैरह लिखना है। जिस स्केल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका ऑलरेडी नीचे लिखा हुआ है। इसकी टोटल फ़ीस है 1,029 रुपये, मतलब 30 रुपये इसकी टोटल फ़ीस है। अगर आप बैंक वगैरह नहीं भी जाना चाहते हैं तो कोई इतना इशू नहीं है। आप सिंपली अपने जैस के शहीदी पैसा पे चले जाएँ, वहाँ चले जाएँ HBL पे। HBL वाले बैंक्स में जाने के बाद आप HBL पे दबा दीजिएगा। HBL पे दबाने के बाद ये जो इनका AC नंबर, HBL नंबर, अकाउंट नंबर है, आप जैसे वो इंटर करेंगे वो खुद ही आ जाएगा कि आप कौन सी PTS के लिए अप्लाई वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। आप इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो ट्रांजेक्शन स्लिप होगी आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके इन्हें सबमिट करवा देना। लॉन्ग ये भी फॉर्म आपने सबमिट करा देना है, और इस पर आप टिक भी लगा देना कि हमने ये ऑनलाइन किया है, यदि पैसा है जैसे से थ्रू UBL या HBL, ठीक है। अगर आप बैंक में जमा करवा रहे हैं तो बैंक में भी आप इनकी एक एक कॉपी अपने पास लाजमी रखें, जैसे, ठीक है। ये बैंक कॉपी है, ये सारी बैंक रखेगी, ब्रांच नेम, ब्रांच कोड, पेमेंट डेट, और ये ऊपर वाली जो है ये स्टूडेंट कॉपीज़ हैं आई थिंक, हाँ। इसमें भी सारा सेम ही है, बस एक कॉपी वो आप अपने पास रख लेंगे। बस ये कंप्लीट फॉर्म था, इसको फिर आपने इंशाल्लाह पोस्ट या टीचर्स कर देना, फिर आपके हक़ में जो बेहतर होगा वही होगा। अच्छा, तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी कमेंट्स में लाजमी राय दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जितना ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो उतना ही ज़्यादा आपको भी सवाब मिलेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब